नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक न्यू अपकमिंग आईपीओ की, जो काफ़ी अच्छा बनने वाला है। और इस आईपीओ को मोस्टली सब लोग जानते हैं, जिसका नाम है आरआर केबल आईपीओ। ये बहुत ही फेमस ब्रांड है और इसके बारे में हम डिटेल रिव्यू करेंगे आईपीओ के कि क्या फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं, कंपनी किस फाइनेंशियल पैरामीटर पे है, कहाँ क्या मिलने वाला है, और आईपीओ की पूरी डिटेल जानकारी देंगे। पर उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो बात करते हैं आरआर केबल वायर एंड केबल्स की, जो कि ये काफ़ी फेमस ब्रांड है और आपने देखा होगा इसका प्रमोशन भी टीवी पे कई बार। तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1995 में। आरआर केबल लिमिटेड जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड कराती है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट यूज़ फॉर द रेजिडेंस, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो ये 3-4 पैरामीटर पे काम करती है। आरआर केबल के जो है 2 बोर्ड सेगमेंट है। पहला है वायर एंड केबल इंक्लूडिंग हाउस वायर और इंडस्ट्रियल वायर, पावर केबल एंड स्पेशली केबल, और दूसरा है एफएमसीजी इंक्लूडिंग फैन, लाइटिंग, स्विचेस एंड अप्लायंसेस। तो ये 2 सेगमेंट में मेनली काम करती है। अब बात करें, द कंपनी इज अंडरटेकिंग द मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफ वायर एंड केबल प्रोडक्ट अंडर आरआर केबल ब्रांड एंड फैन एंड लाइटिंग अंडर द लुमिनियस फैन एंड लाइटिंग ब्रांड। तो 2 ब्रांड में करती है, एक तो केबल में आरआर में करती है और फैंस में लुमिनियस और उसमें करती है। तो वायर और केबल का जैसे काम है, ये तो फेमस है, ऐसे हम जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस का इसका काम है, बहुत ही अच्छे स्विचेस ये बनाती है दोस्तों, काफ़ी फेमस है। इलेक्ट्रॉनिक फैंस हैं इसके, सीलिंग फैन या फिर टॉप टेबल फैंस की बात करें, लाइटिंग में है, हर तरह की लाइट्स इसकी यहाँ मिलेगी, एलईडी लाइट्स। और वैसे होम अप्लायंसेस में भी कंपनी काम कर रही है, वहाँ भी मैन्युफैक्चरिंग करती है कई प्रोडक्ट। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स यानी पावर चीज़ें जो है पावर में यूज़ होती है, वो सब यूज़ करती है। तो कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं दोस्तों, 2 में से एक गुजरात में है, वाघबोडरा में, और दूसरी जो है सिलवासा, दादरा एंड नगर हवेली में है। तो 2 यूनिट्स है मैन्युफैक्चरिंग। एंड दमन एंड दीव विच इज प्राइमरी कैरी आउट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन फॉर वायर एंड केबल्स एंड स्विचेस। सो अपार्ट फ्रॉम दैट इट ओन एंड ऑपरेशन 3 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विच आर लोकेटेड एट रुड़की, उत्तराखंड, बेंगलोर, कर्नाटका एंड गुजरात। तो इसकी 3 और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है, जो एक उत्तराखंड में है, दूसरी आपकी बेंगलोर में है, और तीसरी जो है कर्नाटका में है। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी इसकी एक यूनिट है विच कैरी आउट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एफएमजीसी प्रोडक्ट, जो बनाती है वो हिमाचल प्रदेश में है। तो इस टाइप से कंपनी काम कर रही है। आरआर केबल कम फ्रॉम द बोथ डोमेस्टिक मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट, दोनों में ही ये काम करती है दोस्तों। इन द लास्ट 3 मंथ एंडिंग जून 2023 तक की अगर बात करें तो 71% ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट फ्रॉम ऑपरेशन कम फ्रॉम द वायर एंड केबल सेगमेंट से आया है। 97% रेवेन्यू कलेक्ट फ्रॉम द ऑपरेशन केम फ्रॉम एफएमसीजी सेगमेंट और B2B चैनल। तो आप जान सकते हैं कि मतलब कितना अच्छा ब्रॉड लेवल पे काम कर रहा है, जो कि इसका जो है केबल से जो है 97% के लगभग आया है, 71%, और बाकी का जो रेस्ट उससे है। अब बात करते हैं आईपीओ की बुक वैल्यू की। तो आईपीओ का जो टोटल इशू साइज होने जा रहा है वो 1964 करोड़, काफ़ी बड़ा आईपीओ होने जा रहा है दोस्तों, लगभग 2000 करोड़ का। इशू प्राइस रखा गया है 983 से लेकर 1035 रुपये पर शेयर पे, और लिस्टेड जो है ये NSE BSE दोनों पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो काफ़ी बड़ा बुक वैल्यू है, काफ़ी बड़ा साइज है। अब देखते हैं, आगे बात करते हैं। तो दोस्तों आईपीओ ओपन होने जा रहा है 13 सितंबर को, क्लोज होगा 15 सितंबर को। फेस वैल्यू रखी गई है 5 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड की बात करें तो 983 से 1035 का प्राइस है, हमें करना है कट ऑफ प्राइस पे अप्लाई। 14 शेयर का लॉट होने जा रहा है। टोटल इशू साइज है 1964 करोड़, जिसमें फ्रेश इशू है 180 करोड़। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है कि जो फ्रेश इशू है वो केवल 180 करोड़ है, बाकी ऑफर फॉर सेल है 1784 करोड़, यानी प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच के निकल रहे हैं 1784 करोड़ की। तो काफ़ी बड़ा ऑफर फॉर सेल्स का पोर्शन रखा गया है दोस्तों, ये थोड़ा सा इंपैक्ट डालता है नेगेटिव। उसके बाद इम्प्लाई का डिस्काउंट की बात करें तो इम्प्लाई को 98 रुपीज़ पर शेयर पर डिस्काउंट दे रही है कंपनी। वहीं अगर आईपीओ की लिस्टिंग की बात करें तो वो NSE BSE दोनों पे ही लिस्ट होने जा रहा है ये। अब टेंटेटिव डेट्स की बात कर लेते हैं। तो टेंटेटिव डेट्स में जो है आईपीओ ओपन हो रहा है 13 सितंबर, वेडनेसडे को ये ओपन हो जाएगा दोस्तों। आईपीओ क्लोज होगा फ्राइडे 15 सितंबर को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट अगर आपको लगता है आईपीओ तो 21 सितंबर को आपको ये अलॉटमेंट स्टेटस पता लग जाएगा। अगर नहीं लगता है तो इनिशिएटिव ऑफ रिफंड आपके 22 तारीख को यानी फ्राइडे को आपके अकाउंट में आ जाएंगे, या 23, 1-2 दिन भी लग सकते हैं दोस्तों रिफंड में। क्रेडिट शेयर टू योर डीमेट अकाउंट वो 25 तारीख यानी मंडे 25 सितंबर को हो जाएंगे। और लिस्टिंग फाइनली जो इस आईपीओ की होने वाली है, जो आपको लिस्टिंग दिखेगी वो 26 सितंबर को दिखेगी, ट्यूसडे के दिन। सो वो दिखेगी। तो फाइनली NSE BSE दोनों पे लिस्ट हो जाएगा। तो हमें याद रखना है कट ऑफ प्राइस, तो कट ऑफ टाइम है 5 बजे और 15 सितंबर। तो 5 बजे से पहले कर लेना, तो ताकि कि आपको लास्ट टाइम पे भागा भागी ना हो।
लॉट साइज़ की बात करें तो 14 शेयर का एक लॉट होने जा रहा है, जिसका देना पड़ेगा 14,490 रुपये का एक लॉट है रिटेल कैटेगरी में मिनिमम, और मैक्सिमम 13 लॉट हैं जो कि 182 शेयर के होने जा रहे हैं 1,88,000 के। वहीं स्मॉल एच कैटेगरी में 14 लॉट का 196 शेयर का एक लॉट बन रहा है जो कि 2,02,02,000 का है। वहीं स्मॉल एच मैक्सिमम जो है 69 का लॉट बनेगा 966 शेयर का। वहीं बिग एच में भी ऐसे ही सेम रहेगा। अब होल्डिंग की बात कर लेते हैं कि प्रमोटर पे कितनी होल्डिंग है, कितनी बचेगी। तो आर केबिल के प्रमोटर जो है त्रिभुवन प्रसाद रामेश्वरा काबरा है, और श्री गोपाल रामेश्वर काबरा है, महेंद्र कुमार रामेश्वर काबरा है, कीर्ति देवी श्री गोपाल काबरा है, त्रिभुवन प्रसाद काबरा जी हैं। तो ये काबरा फैमिली के ही अंडर में पूरा का पूरा आता है, और इसके प्रमोटर और एचयूएफ के महेंद्र कुमार काबरा एचयूएफ है, बाकी प्रमोटर कंपनी है। प्री इश्यूएंस 66.42 है, पोस्ट इश्यूएंस 62.77 है, यानी पहले कंपनी का 66.42 था और उसके बाद बचा रह जाएगा 62.77, यानी कि तकरीबन 4 से 5% के लगभग डाइल्यूट कंपनी कर रही है अपने को यहाँ, तो यानी 4-5% का होल्डिंग बेच के निकलेगी यहाँ से कंपनी। अब बात करते हैं रिजर्वेशन कोटे की, किसके पास कितना है। तो क्यूआईबी के पास 50% का लगभग आ रहा है, एचएनआई के पास 15% आ रहा है, और रिटेल भाइयों के पास फिर से 35% आ रहा है। यानी यही हमने टैगलाइन में लिखा हुआ है कि रिटेल के लिए खुशखबरी है, तो यही खुशखबरी है कि 35% का पोर्शन मिला है। इतना बड़ा 2,000 करोड़ का आईपीओ होने जा रहा है, तो उसमें 35% का पोर्शन काफ़ी बड़ा पोर्शन है। तो रिटेल्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ उनको अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, और क्यूआईबी के लिए 50% है, बाकी एचएनआई कैटेगरी केवल 15% में ही सिमट गई है। तो काफ़ी अच्छा पोर्शन है रिटेल के लिए। अगर आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा रहता है, सारी चीज़ अच्छी रहती है, तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा ये। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल पैरामीटर पे कि इसका क्या प्रॉफिट और क्या लॉस चल रहा है कंपनी का। तो हम लास्ट 4 ईयर्स के पैरामीटर पे बात करने जा रहे हैं, 2020, 21, 22 और 23, 4 साल के कंपनी फाइनेंशियल पैरामीटर। एसिड की बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों, तो वहाँ 1,545 करोड़ का 20 में था, 21 में 1,715 करोड़ का हो गया, 22 में 2,050 करोड़ का, और 23 में 2,633 करोड़ का एसिड क्रिएट करा। तो एक्सीलेंट एसिड कह सकते हैं, मतलब ईयर बाय ईयर इंक्रीजिंग ट्रेंड पे। वहीं रेवेन्यू की बात करें तो 2500 के लगभग 2500 करोड़ था, फिर 2700 करोड़ हुआ, 22 में जाके 4400 करोड़ हुआ, और 23 में जाके 5600 करोड़ हुआ। ये भी एक्सीलेंट कैटेगरी में आता है दोस्तों कि आप देखिए रेवेन्यू कितना अच्छा बढ़ रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि पॉइंट से मार्जिन दे रहा है, काफ़ी अच्छा है इंक्रीजिंग। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 122 करोड़ था 20 में, 21 में 135 करोड़ हुआ, 22 में 213 करोड़, और 23 में 189 करोड़। यहाँ थोड़ा सा डिक्रीजिंग ट्रेंड में गया है लास्ट में 189-200, मतलब 2023 में, लेकिन बाकी के 3 साल में कंटिन्यू प्रॉफिट पे रहा है, तो थोड़ा सा चल सकता है। लेकिन हाँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में थोड़ा सा वरी करने लायक कंसर्न है। उसके बाद बात करते हैं नेटवर्थ की। तो नेटवर्थ देखिए 2020 में 875 करोड़ थी, 2021 में 1,033 करोड़, 2022 में 1,237 करोड़, और 2023 में 1,390 करोड़। तो यहाँ भी काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट दिखने को मिल रहा है। नेटवर्थ भी आप बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहा है, गुड्स साइन दे रहा है। वहीं रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो 460 करोड़ के लगभग पहले साल था, 20 में, 21 में हो गया 594 करोड़, 22 में 781 करोड़, और 23 में 914 करोड़। ये भी बहुत अच्छा इंडिकेशन दे रहा है कि रिजर्व और सरप्लस कंपनी के पास है। बोरिंग की बात करते हैं तो 395 था 20 में, 21 में 498, 22 में 521 और 23 में 515। तो बोरिंग एक कंसर्न पैरामीटर हो सकता है दोस्तों, बिकॉज कंपनी पे बोरिंग नहीं होना चाहिए, पर यहाँ बोरिंग डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा है। लास्ट की बोरिंग की बात करें तो वहाँ कंपनी ने थोड़ा सा डिक्रीज़ किया है, 521 करोड़ से 515 करोड़ पे आ गया है। लेकिन अगर कंटिन्यूसली ईयर बाई ईयर देखें तो बोरिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो किसी भी कंपनी के लिए बोरिंग जो होता है वो एक कंसर्न एरिया होता है, जहाँ स्टेक होल्डर जो इन्वेस्टर आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा एक चैलेंजिंग फेस हो जाता है, और ये इन्वेस्टर पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तो बोरिंग्स के हिसाब से यहाँ थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट आ रहा है, पर कंपनी ने अपने लास्ट ईयर में बोरिंग को जो है कवर करने की कोशिश करी है, तो ये दिखाई दे रहा है कि वहाँ कवर हुआ है। बाकी रेस्ट पैरामीटर की बात करें तो रेस्ट फाइनेंशियल पैरामीटर बहुत ही एक्सीलेंट उस पे हैं। आप अगर एसिड की बात करते हैं, कंपनी के एसिड हमेशा बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू की बात करते हैं, रेवेन्यू पैरामीटर पे कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे भी अच्छा कर रही है, बस लास्ट में थोड़ा सा डिक्रीज है, पर वो हम नेगेटिव कर सकते हैं बिकॉज कंपनी के लास्ट प्रॉफिट बहुत अच्छे दिख रहे हैं। नेटवर्थ की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा है। तो इन 5 पैरामीटर पे कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन हमें फिलर दे रही है, एक्सीलेंट दे रही है, मतलब आप मान सकते हैं। बस छठा जो बोरिंग पॉइंट है, जो कंपनी पे कर्जा लिया गया है, वो थोड़ा सा जो है कंपनी को निगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। अदरवाइज बाकी सारे पॉइंट जो है बहुत एक्सीलेंट है। अब बात कर लेते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की। तो मार्केट कैप टोटल जो है 11,675 करोड़ का होने वाला है, काफ़ी अच्छा कंपनी का है। आरओई की बात करते हैं तो 14.22 है, 14.22 है। आरओसीई की बात करते हैं तो 15.57 है। तो आरओसीई जो आपको दिख रहा है, आरओई 14.22, ये कंसर्न है बिकॉज डेप्थ कंपनी पे ज़्यादा है, दैट्स वाई जो है 15 से नीचे है, और हम 15 से ऊपर ही जो है अच्छा मानते हैं। अगर आरओई आरओसी 15 से अबव होता है किसी कंपनी का तो स्ट्रॉन्ग फिलर देती है। तो यहाँ जो है आरओसीई 15 से ऊपर है, 15.57 है, ओके कह सकते हैं इसे।
से, पर जो ROE है वो 14 है, तो वो डेप्थ की वजह से थोड़ा सा डाउन है। डेप्थ ऑफ इक्विटी की बात करें तो 0.36% है, ये थोड़ा ठीक है, 1 से नीचे का फिलर अभी दे रहा है। EPS की बात करें तो 17.09 है, तो EPS भी थोड़ा सा अप ट्रेंड में दिख रहा है, पर चलिए ये भी ठीक है। सो थोड़ा सा डेप्थ का इशू लग रहा है मुझे कंपनी में, बाकी अदरवाइज फाइनेंशियल पैरामीटर में कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। RONW की बात करें तो वो भी ठीक है, 13.66 है, पर इसको भी अगर एटलीस्ट कम से कम 15 से ऊपर होना चाहिए, तो वो मुझे लगता है कि ये अब इस IPO साइज़ के बाद काफ़ी अच्छा होगा। बाकी फाइनेंशियल पैरामीटर पे तो कंपनी काफ़ी अच्छी है, सिर्फ डेप्थ कंसर्न है इसका, तो डेप्थ पे हम लोगों को एक बार फोकस करना पड़ेगा और अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, हमें क्या अप्लाई करना है। फर्स्ट और सेकंड डे देखने के बाद देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू कंपनी की बात करें तो रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन फुल इन पार्ट ऑफ बोरिंग, तो कंपनी का जो है बोरिंग पे फोकस है कि इसका बोरिंग्स कम करना है। द कंपनी फ्रॉम द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इन्होंने जो कर्जा लिया है उसको कम करना है, और दूसरा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो यही दो मेजर ऑब्जेक्टिव है कंपनी के इस इशू को क्लोज करने के, एक तो बोरिंग कम करना है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो मुझे लगता है कि बोरिंग कम होने के बाद हो जाएगा। और ग्रे मार्केट अभी प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट में भी सच ऐसी कोई डिमांड दिख नहीं रही है दोस्तों। हमने ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक किया है तो RR केबल IPO का ग्रे मार्केट अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है जल्दी अपडेट होगा तो हम आपको अपडेट करेंगे अपने चैनल पर कि क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। अभी तक जो है वो 1964 करोड़ का IPO का साइज़ दिखा रहा है। IPO की डेट दिखा रहा है, कब ओपन होगा 13 सितंबर को, क्लोज होगा 15 सितंबर को, 21 को अलॉटमेंट आएंगे और 26 को जो है ये NSE BSE दोनों पे अपडेट हो जाएगा। बट अभी तक ग्रे मार्केट में ऐसी कोई डिमांड नहीं है, सो मुझे लगता है कि अभी यहाँ नील कोटा दिख रहा है, लेकिन अभी डिमांड आएगी तो अब वो मैं आपको अपडेट करूँ। तो एक छोटा सा अपडेट था, इसके बाद ही हम फाइनल ओपिनियन बनाएंगे। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।